हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन लिक्विड्स, जो कि अभी कंटिन्यू चलेगा, बट वहां हमने इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी कर लिया था। और आज हम स्टडी करने वाले हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, उन दोनों ही लॉज को हम स्टडी करेंगे आज। बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस को ही एनालिसिस किया था फैराडेज ने, तो इलेक्ट्रोलाइसिस को ही हम आज एनालाइज करेंगे, उसके बारे में लॉज को देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने देखा था वहां पर कुछ प्योर लिक्विड्स हैं, जैसे प्योर वाटर है जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं, कुछ ऑयल्स हैं। ये जो प्योर लिक्विड हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कराते हैं, ठीक है। इनको हम नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स कहते हैं, या फिर कहें ये सभी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो हमें ऐसा क्या करें कि नॉन कंडक्टिंग लिक्विड को कंडक्टिंग लिक्विड में कन्वर्ट करा पाएं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट इनसे पास करा सकें। ऐसा तो हमें क्या करना चाहिए? तो वहां हमने देखा था कि कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट हम ऐड कर देंगे उस नॉन कंडक्टिंग लिक्विड में, या फिर कुछ एसिड्स ऐड कर देंगे, या फिर कुछ बेसिस ऐड कर देंगे उस नॉन कंडक्टिंग लिक्विड में। और जो भी हमने ऐड किया है, अगर हमने इनऑर्गेनिक साल्ट ऐड किया है उस नॉन कंडक्टिंग लिक्विड में, तो इनऑर्गेनिक साल्ट ब्रेक हो जाता था, डिसोसिएट्स हो जाता था इनटू द फॉर्म ऑफ आयंस, कैटायन और एनायन की फॉर्म में। और कैटायन और एनायन ही चार्ज को वहां कैरी कराते थे, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करा पाते थे, और नॉन कंडक्टिंग लिक्विड कन्वर्ट हो जाता था कंडक्टिंग लिक्विड में। इसी प्रोसेस को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कहा था। और किस तरीके से होता था ये प्रोसेस, थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं इसमें। एक वेसल लिया हमने, यहां पर कोई भी कंटेनर लिया, और इसमें हमने फिल्ड कर लिया उस प्योर लिक्विड को या फिर नॉन कंडक्टिंग लिक्विड को, जिससे होके हमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराना है। सपोज हमने प्योर वाटर लिया, ओके, और इस प्योर वाटर में हमने इनऑर्गेनिक साल्ट ऐड किया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हमने इसमें ऐड कर दिया, इसका सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बना, उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स AgNO3 के उसी प्रोसेस में डिसोसिएट्स हो जाते थे इनटू द फॉर्म ऑफ आयंस। तो AgNO3 Ag+ एंड NO3- में ब्रेक होता था या फिर डिसोसिएट्स हो जाता था। अब इसमें हम ऐड करते थे 2 मेटल रॉड, इसी सॉल्यूशन में डिप करते थे 2 मेटल रॉड, और जो 2 मेटल रॉड हमने डिप किए थे वहां सिल्वर के थे। वो क्यों थे सिल्वर के, इसकी बात करेंगे। तो जो 2 मेटल्स हमने इसमें डिप किए हैं इनको हम कहते थे इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते थे हम एक बैटरी के साथ। सपोज यहां हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड किया, यहां नेगेटिव ऐड किया, और यहां एक रेजिस्टेंस के थ्रू हमने इसको इस रॉड से कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जिससे कि ये ब्रेक ना हो, है ना। सर्किट में यहां थोड़ा सा रेजिस्टेंस होना जरूरी है, रेजिस्टेंस कोई भी बल्ब कुछ भी लगा दिया, ठीक है। तो जो हमने यहां पर ये रॉड डिप किए हैं, जिस मेटल रॉड या फिर जिस इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, जिस इलेक्ट्रोड से करंट एंट्री करता है उसे हम एनोड कहेंगे, और जिस एनोड से करंट एग्जिट करता है उसको हम कैथोड कहेंगे। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है बात। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम बना है इसको हम क्या कहते थे वहां पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें जो H2O और AgNO3 भरा है सॉल्यूशन, फिल्ड है सॉल्यूशन, इसको कहते थे हम इलेक्ट्रोलाइट, ओके। इस प्रोसेस को क्या कहते थे? इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को। और इस कंप्लीट सेल को, जो इस तरीका से ये जो फॉर्मेशन बना है, इसको कहते थे हम वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। अब देखिए यहां पर हमने जो एनोड लिया है ये सिल्वर का ही क्यों लिया है, इसकी भी बात करेंगे अभी। इसका एक नाम और था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो है, इसका एक नाम और है, वहां हमने डिस्कस नहीं किया था, यहां बात कर लेते हैं। इसको हम वोल्टामीटर भी कहते हैं, वोल्टामीटर, ओके। अब थोड़ी सी इस प्रोसेस की बात करते हैं, वोल्टामीटर को भी थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो Ag+ बना है, देखिए ये कैथोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो Ag+ इधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा,
क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और NO3 किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो NO3 एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, Ag प्लस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये मूव करेंगे इसमें। तो यहाँ Ag प्लस जो है वो कैथोड की तरफ जाता है, इसीलिए हम इसको कैटायन कहते हैं, कैटायंस, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, आयंस हैं। तो जो आयन कैथोड की तरफ जाता था उसको हम कैटायंस कहते थे, और जो आयन एनोड की तरफ जाता था उसको हम एनायन कहते थे। ठीक है, Ag प्लस इधर मूव कर रहा है, मींस पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, Ag प्लस की वजह से। नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके अपोजिट होती है नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन करंट की। ठीक है, तो NO3 की वजह से जो करंट बनेगा वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एक नेट करंट मिलता था हमको किधर, राइट डायरेक्शन में। तो सिंपल है कि पॉजिटिव एंड से करंट एंट्री किया और इस लिक्विड से होके राइट डायरेक्शन में गया, और फिर यहाँ से कैथोड के थ्रू एग्जिट करके फिर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पहुंच गया, और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है क्लोज सर्किट में कंप्लीट हो जाता था। ठीक है बात, तभी तो करंट फ्लो करता है, जब सर्किट क्लोज रहता है तब तक करंट फ्लो नहीं करता, जब तक सर्किट जो है क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जो Ag प्लस है ये किधर मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, और NO3 माइनस है ये एनोड की तरफ मूव कर रहा है। एक चीज हम यहाँ देखेंगे, देखिए कैटायन और एनोड सेम एलिमेंट के होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। सपोज AgNO3 का एक मॉलिक्यूल है जो कि ब्रेक हुआ है Ag प्लस में और NO3 माइनस में। मान लिया कि पहले एक मॉलिक्यूल ही हमने लेके चला है, NO3 अपना यहाँ आया इस इलेक्ट्रोड पर, Ag प्लस यहाँ गया कैथोड पर। तो दोनों ही आयंस कैटायन और एनायन अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचेंगे, वहां अपना चार्ज गिव अप करेंगे, अपना चार्ज छोड़ देंगे और सब्सटेंस में क्रिएट हो जाएंगे, सब्सटेंस में चेंज हो जाएंगे। NO3 माइनस यहाँ आएगा और अपने इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा इस एनोड को, क्योंकि एनोड अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ NO3 अपने सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। चार्ज गिव अप कर दिया, छोड़ दिया और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। Ag प्लस यहाँ आएगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसे कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यही इलेक्ट्रॉन जो कि इस वायर के थ्रू होकर बैटरी में पहुंचेगा, और बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पोटेंशियल पर पहुंचाएगी, लो पोटेंशियल पर पहुंचाएगी। इलेक्ट्रॉन तो हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है ना, लेकिन यहाँ लो पोटेंशियल की तरफ बैटरी पहुंचाएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा के, EMF लगा के। इस EMF के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से वायर के थ्रू होकर फिर यहाँ आ जाएगा यही इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, Ag प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, Ag प्लस का जो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है, दोनों ही न्यूट्रलाइज करके यहाँ पर Ag सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। NO3 अपने सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, Ag प्लस भी सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ। Ag तो यहाँ डिपॉजिट हो गया, ठीक है, Ag तो यहाँ डिपॉजिट होगा, और यहाँ से NO3 Ag से एनोड से एक एटम लेगा, किसका, एनोड का Ag, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AgNO3 में, और वो वापस हमको सॉल्यूशन में मिल जाएगा, क्योंकि एक AgNO3 हमारा डिसोसिएट हुआ था Ag प्लस और NO3 माइनस में, तो वो हमें वापस मिल गया। इससे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन अनचेंज्ड रहेगी। जितना AgNO3 हमने इसमें ऐड किया था उतना ही ये रहेगा कंप्लीट प्रोसेस में, जब तक करंट फ्लो कराते रहेंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए, मीन्स इसकी परसेंटेज AgNO3 जितना ऐड किया है, सपोज 10 मॉलिक्यूल है AgNO3 के, तो 10 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे इस लिक्विड में AgNO3 के। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब एनोड किसका होगा, Ag का होगा। ठीक है बात, Ag मीन्स सिल्वर का होगा एनोड, और कैटायन किसका है, सिल्वर का है, और एनोड भी सिल्वर का है। ठीक है, यहां से एक Ag गया था जो कि हमने एनोड ने वापस दे दिया। ठीक है, Ag इधर गया, तो कैटायन और एनोड एक ही एलिमेंट के होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है बात, कैथोड किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, ये हमने वहां स्टडी किया था। अब देखिए, कैटायन और एनोड सेम एलिमेंट के होने जरूरी हैं, तो ये सेम एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर हमने कॉपर सल्फेट इसमें ऐड किया है तो यहां हम एनोड कॉपर का लेंगे। ठीक है, अगर ये जो हमने ऐड किया है AgNO3 ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हैं हम। ओके, जब AgNO3 ऐड करेंगे तो एनोड किसका लेंगे हम, सिल्वर का या Ag का। अगर कॉपर सल्फेट अगर ऐड किया है हमने तो एनोड किसका लेंगे हम, एनोड लेंगे हम कॉपर का। ओके,
सेम एलिमेंट के होना जरूरी है, जिससे कि कंसंट्रेशन इसकी वही रहे, चेंज ना हो। तो केटायन और एनोड सेम एलिमेंट का होना जरूरी है, और कैथोड किसी भी एलिमेंट का हो जाएगा, क्योंकि वहां तो डिपॉजिट होना ही है Ag। तो Ag यहां से लिबरेट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इस एनोड का ये कम होता जाएगा Ag, क्योंकि एनोड Ag का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। यहां से सिल्वर का एक एटम निकलेगा और वो समझिए कि यहां पहुंच गया तो इस सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूशन के थ्रू होके फिर वो वापस यहां डिपॉजिट होता रहेगा। यहां से लिबरेट होगा, यहां डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है बात। तो कितना लिबरेट हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ, यही फैराडेज ने बताया था अपनी दोनों ही लॉज में। तो उन दोनों लॉज की अभी हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए, इस वोल्टामीटर को हमने कैटेगराइज करने की बात करी थी। देखिए, अगर वोल्टामीटर में हमने AgNO3 ऐड किया है, इनऑर्गेनिक साल्ट, तो उस वोल्टामीटर को हम कहेंगे सिल्वर वोल्टामीटर। सिल्वर वोल्टामीटर। अगर हमने कॉपर सल्फेट ऐड किया है इसमें, तो उसको कहेंगे हम कॉपर वोल्टामीटर। ओके, कॉपर वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर किसके नाम से जाना जाएगा? वोल्टामीटर जाना जाएगा कैटायंस और एनोड के नाम से। ठीक है, क्योंकि वही सब्सटेंस इसमें पूरा एक्टिव रहेगा। कैटायंस ही यहां डिपॉजिट होगा, यहां से वही एलिमेंट, जो एलिमेंट यहां डिपॉजिट हो रहा है वही एलिमेंट यहां से लिबरेट हो रहा है, और उसी एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है बात। तो जिस एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वही एलिमेंट हमारा कैटायन और एनोड होगा, और उसी के नाम से वोल्टामीटर को पुकारा जाएगा। ठीक है, उसका नाम वही लिया जाएगा। सिल्वर है तो सिल्वर वोल्टामीटर, कॉपर है तो कॉपर वोल्टामीटर। तो इसी को लेकर कि कितना लिबरेट हुआ, कितना यहां से लिबरेट हुआ, क्या जिसका नाम है सिल्वर। अगर सिल्वर वोल्टामीटर, तो यहां से सिल्वर क्या होगा? लिबरेट होगा, रिड्यूस होगा यहां से सिल्वर, और यहां डिपॉजिट होगा। अगर ये कॉपर वोल्टामीटर है तो यहां से कॉपर रिड्यूस होगा और यहां डिपॉजिट होगा। तो कितना रिड्यूस हुआ सब्सटेंस, या कितना डिपॉजिट हुआ, कितना लिबरेट हुआ या कितना डिपॉजिट हुआ, इसी को लेके फैराडेज के लॉ से दोनों। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे किसमें हुआ था ये प्रोसेस कंप्लीट? इन इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इन इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसके मास के बारे में बताया था फर्स्ट लॉ। देखिए, जितना हम करंट फ्लो कराएंगे, जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे हम, उतने ही ज़्यादा इसमें एनायंस मूव करेंगे, उतना ही डिपॉजिट होगा, उतना ही यहाँ से लिबरेट होगा। तो किस पर डिपेंड करेगा? जितना करंट हम इसमें से होके फ्लो कराएंगे, जितना चार्ज हम फ्लो कराएंगे इस लिक्विड से होके या फिर इस इलेक्ट्रोलाइट से होके, जितना चार्ज फ्लो करा देंगे उतना ही मास यहाँ से लिबरेट होगा, छूटेगा और यहाँ पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यही था कि द मास ऑफ सब्सटेंसेस, और देखिए सब्सटेंसेस जो है ये कौन सा है? वही है जिसका नाम हमने वोल्टामीटर पर रखा है। सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है। ठीक है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है जिसका हमने वोल्टामीटर बनाया है। ठीक है बात। तो द मास ऑफ सब्सटेंस, जो नाम है वही तो लिबरेट हो रहा है, वही सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है जिस सब्सटेंस ने वोल्टामीटर को नाम दिया है। तो सिल्वर ने नाम दिया है, सिल्वर ही लिबरेट हो रहा है, सिल्वर ही डिपॉजिट हो रहा है। तो द मास ऑफ सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का, द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और deposited at electrodes, इलेक्ट्रोड पर ही होता है ये प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रोड से ही लिबरेट होगा, इलेक्ट्रोड पर ही डिपॉजिट होगा। इज डायरेक्टली proportional to charge passed through the electrolysis, charge passed through the electrolyte, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट से जितना भी चार्ज पास करेंगे वो मास उसी पर डिपेंड करेगा, उस सब्सटेंस का। ठीक है, तो सपोज मास m है और चार्ज अगर हमने q इससे पास किया है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। इसे हटाने के लिए हम एक
यहाँ कांस्टेंट यूज करते हैं Z। इस Z को हम यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इस कांस्टेंट की, Z की, इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ये फर्स्ट लॉ है, ध्यान रखेंगे आप। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। M इक्वल्स टू Z इंटू Q, देन Z इक्वल्स टू M अपॉन Q। Q चार्ज है, उसको हम IT के साथ भी लिख सकते हैं, I करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, M अपॉन I इंटू T। ओके, तो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। तो इसे डिफाइन करने के लिए यहाँ हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं। देखिए, इफ 1 कूलाम अगर हम चार्ज पास कराएं इस इलेक्ट्रोलाइट से होके, इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलाम, ओके, या फिर और करंट ले लें अगर हम 1 एम्पियर करंट पास कराएं टिल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जितना मास यहां से लिबरेट होगा और जितना डेपोजिट होगा वही होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे? देखिए, यहां Q इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स टू M। लिख देते हैं इस बात को यहां, देन Z इक्वल्स टू M। दोनों ही कंडीशन में अगर I इक्वल्स टू 1 लेंगे, T इक्वल्स टू 1 लेंगे तो भी Z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहां से ऐसे ही डिफाइन कर देंगे हम किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हम ECE भी कह सकते हैं, ECE भी कहते हैं। और ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज उससे पहले देखो एक चीज और है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसका होगा, ये भी उसी का होगा जो सिल्वर कॉपर जिस नाम से वोल्टामीटर है उसी सब्सटेंस का होगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो थोड़ी सी ये चीज और ऐड कर लेते हैं इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, क्योंकि उसी सब्सटेंस का तो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सिल्वर या कॉपर, क्योंकि यही डेपोजिट हो रहा है, सॉरी यही लिबरेट हो रहा है, यही डेपोजिट हो रहा है, तो यही सब्सटेंस का खेल है इस पूरे में। ये ध्यान रखना है कि जिस नाम का वोल्टामीटर है वही सब्सटेंस पूरे में काम करेगा। दोनों ही लॉज में इसी का बात करेंगे हम, उसी का मास है ये Ag। अगर AgNO3 वाला वोल्टामीटर है, सिल्वर वोल्टामीटर है, तो Ag कितना डेपोजिट हुआ, मास ऑफ Ag, और चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, और Z भी किसी का होगा, उसी सब्सटेंस का होगा। ठीक है, M भी किसका होगा, सिल्वर का होगा, और Z भी किसका होगा, सिल्वर का ही होगा अगर सिल्वर वोल्टामीटर है तो। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस, इसी सब्सटेंस का मास है, इज द मास ऑफ दैट substance, okay, which is liberated। ठीक है, वही सब्सटेंस तो लिबरेट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फ्री हो रहा है, which is liberated और deposited at electrode। बट कब, जब हम 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कराएं, when 1 coulomb of charge passed through the इलेक्ट्रोलाइट्स। और देखिए इलेक्ट्रोलाइट भी इसी सब्सटेंस का है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किसका है, वो भी Ag का है। ठीक है, ध्यान रखना है, यही सब्सटेंस वो है, वही लिबरेट हो रहा है, और उसी सब्सटेंस का क्या है, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ दैट सब्सटेंस।
ऑफ दैट सब्सटेंस। तो कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को यहाँ डिफाइन करेंगे। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हमने यहाँ डिफाइन कर लिया है। अब देखिए थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं। सिल्वर के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है फॉर सिल्वर, सिल्वर के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू रहती है 1.118 इंटू 10⁻⁶। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए मास की यूनिट किलोग्राम और चार्ज की यूनिट कूलाम, तो किलोग्राम पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। कॉपर के केस में इसकी वैल्यू होती है जेड की 0.329 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम पर कूलाम। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कर लिया है और दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडेज। अब सेकंड लॉ में क्या बताया था उन्होंने कि जो हमने एलिमेंट लिया है, जो भी सब्सटेंस लिया है जिस नाम से वोल्टामीटर है, ये जो मास है ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड लॉ में यही मास, ये जो मास है उसी सब्सटेंस के केमिकल इक्विवेलेंट अगर W है, केमिकल इक्विवेलेंट आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा, तो वो केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके केमिकल इक्विवेलेंट के लिए, सिल्वर का मास कितना लिबरेट होगा यहां से, वो सिल्वर के केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कॉपर वोल्टामीटर है अगर ये, तो कॉपर का मास कितना यहां से लिबरेट होगा, वो कॉपर के केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बात, तो वही है सेकेंड लॉ, अभी हमने बात कर ली, थोड़ा सा इसके बारे में नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, यहां से मैं इसे रिमूव कर लेता हूं और बात करते हैं सेकेंड लॉ की। तो सेकेंड लॉ में मेन चीज हमने क्या बताई कि वही सब्सटेंस रहेगा। ठीक है, और जो भी मास लिबरेट हो रहा है कहां से, इलेक्ट्रोड से, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, उसी मास के, उसी सब्सटेंस के केमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट के। आपने इक्विवेलेंट वेट और केमिकल इक्विवेलेंट पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही है, केमिस्ट्री के पार्ट में। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट। नाउ सेकेंड लॉ, ओके, तो देखिए सेकेंड लॉ जो है इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। सिंपल सी बात क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, मास ऑफ लिबरेटेड, मास ऑफ सब्सटेंस liberated or deposited at an electrode is directly proportional to the chemical equivalent of that substance। ठीक है, या फिर equivalent weight of that substance के directly proportional रहता है। This is second law of electrolysis of Faraday's। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की बात बताई थी मैंने, तो किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे इसे देखिए। अगर हम यहां पर दो क्या लें, वोल्टामीटर, हमने दो वोल्टामीटर लिए। सबसे पहले लिया हमने यहां पर एक सपोज AgNO3 का वोल्टामीटर ले लिया। ठीक है, दिस इज लैट AgNO3 वाटर के साथ है, समझ लेंगे आप। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है इसमें वाटर, तो एक वोल्टामीटर हमने ये लिया। ठीक है, दो वोल्टामीटर के लिए बात करते हैं, और दूसरा वोल्टामीटर लिया हमने कॉपर वाला ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर के साथ मिला के, दोनों में ही हमने यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लगा दिए दोनों में, और एक ही बैटरी से हमने इनको कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां लगाया और ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर दिया सर्किट में, और ये इस इलेक्ट्रोड से लग गया सेकंड वाले वोल्टामीटर के, और ये दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है बात, तो सिंपल है, सर्किट कंप्लीट हो गया। ये लिक्विड हैं, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड भरे थे, ये कंडक्टिंग लिक्विड बना देंगे। ठीक है, यहाँ से करंट एंट्री करेगा इस इलेक्ट्रोड से, ये एनोड हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, ये कैथोड हो जाएगा, ये इसका कैथोड हो जाएगा, ये इसका एनोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट एंट्री करेगा।
इस लिक्विड से होकर करंट यहाँ ऐसे पास करके जाएगा, ठीक है, आई नेट इस डायरेक्शन में मिलेगा, अभी बात की थी हमने, फिर यहाँ से आई नेट इस डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ से फिर करंट, फिर यहाँ कंप्लीट क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 वोल्टामीटर लिए हैं, ठीक है, और इन दोनों वोल्टामीटर से हमने सेम चार्ज पास कराया है, या फिर कहें सेम करंट हमने पास कराया है। तो यहाँ पर भी ये लॉ अप्लाई होगा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। जो भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस कौन सा है, यहाँ पर है सब्सटेंस, दिस इज सिल्वर वोल्टामीटर, दिस इज सिल्वर वोल्टामीटर एंड दिस इज कॉपर वोल्टामीटर। ओके, तो मास ऑफ सिल्वर वोल्टामीटर वाले की में बात करेंगे तो यहां से कितना मास लिबरेट होगा, क्योंकि ये तो Ag का ही होगा इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्योंकि सिल्वर वोल्टामीटर है, एनोड Ag का होगा, ये कॉपर वोल्टामीटर है तो यहां कॉपर का होगा एनोड, ठीक है, ये किसी के भी हो सकते हैं। अब यहां होगा क्या कि यहां से Ag लिबरेट होगा और यहां डेपोजिट होगा, यहां से कॉपर लिबरेट होगा, यहां कॉपर डेपोजिट होगा, ठीक है बात, कुछ इस तरीके से। तो यहां से कितना मास लिबरेट हुआ या कितना यहां डेपोजिटेड हुआ, वो सिल्वर के केमिकल इक्विवेलेंट पर डिपेंड करता है। केमिकल इक्विवेलेंट की भी बात करेंगे अभी डिटेल्ड में, ठीक है। तो दिस इज सेकंड लॉ। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं एक्सटेंड करने के बाद कि सेकंड लॉ किस तरीके से बनेगा। सिंपल तो मैंने आपको बता ही दिया, मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। किसका, इलेक्ट्रोलाइट का जो सब्सटेंस है उसके केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। इसको हमने 2 वोल्टामीटर के लिए भी थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश की, तो किस तरीके से करेंगे उसे यहां हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू सेवरल इलेक्ट्रोड्स फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। व्हेन सेम क्वांटिटी of electricity or charge is passed through several electrodes, ठीक है, सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से हमने पास किया है सेम क्वांटिटी ऑफ करंट या फिर सेम चार्ज पास होगा, क्योंकि एक ही बैटरी से कनेक्टेड हैं दोनों ही। इज पास थ्रू सेवरल इलेक्ट्रोड्स फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम टाइम के लिए अगर हम पास कराते हैं तो उस कंडीशन में द मास ऑफ द सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स वाले, ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स वाला ही सब्सटेंस होगा, लिबरेटेड और डेपोजिटेड, ठीक है। इज जैसे यहां Ag है तो Ag लिबरेट होगा, Ag ही डेपोजिट होगा, और ये कॉपर वोल्टामीटर तो यहां से कॉपर लिबरेट होगा, कॉपर ही डेपोजिटेड होगा, ठीक है। ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइट्स लिबरेट डेपोजिटेड इज दिस इज सेकेंड लॉ। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, ठीक है, इज डायरेक्टली, W क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, उनके जो अपने खुद के क्या होंगे, केमिकल इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ऑफ देयर लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स, ये भी आप इसमें ऐड कर लेंगे, एट इलेक्ट्रोड्स लिख देता हूं यहां पर मैं, एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स, और इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं हम इसको,
equivalent weight. So this is second law of, this is extended explanation या फिर extended डिफाइन है ये, ठीक है। सिंपल लॉ तो ये है सेकेंड लॉ, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमने फॉर सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमने इसको जनरलाइज किया, ठीक है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडेज, ठीक है। तो यहां हम बात करें इसके लिए एजी वोल्टामीटर के लिए बात करें, सपोज M1 मास यहां से लिबरेट हुआ और M2 यहां डिपॉजिट हुआ, वही है M1 विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 इफ W1 क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag, लेट W2 इज केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, ठीक है। M1 इज मास ऑफ Ag क्योंकि वही यहां से लिबरेट होगा, वही यहां डिपॉजिट होगा, लेट M2 इज मास ऑफ कॉपर क्योंकि कॉपर ही डिपॉजिट होगा, कॉपर ही लिबरेट होगा सेकेंड वाले में। तो ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे यहाँ, M1 विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 और M2 विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2। क्लियर है बात। यहाँ इनको हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन को तो कांस्टेंट लगेगा कुछ, तो M1 इक्वल्स टू KW1 लगा दिया, लेट M2 इक्वल्स टू KW2 कर दिया इसको, ठीक है। सेम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेम चार्ज हम इसमें फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो M1 अपॉन यहां से हम लिख सकते हैं इसको M2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशंस को, ये हो जाएगा W1 अपॉन W2, ओके। या फिर इनको हम लिख सकते हैं W1 अपॉन M1 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। अभी देखिए हम बात करके आए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में, M वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो M इक्वल्स वॉज ZQ, यही तो था, M इक्वल्स टू Z इंटू Q। तो यहां से हम लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू M अपॉन Q था, ठीक है। M अपॉन IT भी हमने यहाँ लगाया था। ये Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसकी डेफिनेशन भी हमने वहाँ पे बात की थी। अच्छा वहाँ हमने एक चीज़ और भूल गए, I इक्वल्स टू 1 और T इक्वल्स टू 1 एम्पियर जो लिया था उसका डेफिनेशन नहीं दिया था, तो वहाँ आप उसमें एक चीज़ और ऐड कर लेंगे। वहाँ हमने बताया था द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, इज, यहाँ हमने लिया था Q इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर और T इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक, या फिर ये कोई भी एक ले लें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल होता है, इज डिफाइंड एज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज लिबरेटेड और डेपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ दैट सब्सटेंस। यही किया था ना हमने, तो वहां पर आप एक चीज और ऐड कर लेंगे, और 1 एम्पियर करंट, ये ऐड नहीं किया वहां पे, 1 एम्पियर करंट इज पास्ड टिल 1 सेकेंड। या तो 1 कूलम चार्ज पास करें, 1 कूलम अगर हम चार्ज पास कराते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट से होके, ठीक है, तो जितना मास यहां डिपॉजिट हुआ, 1 कूलम चार्ज पास कराने पर जितना मास यहां से लिबरेट हुआ, जितना डिपॉजिट हुआ उस सब्सटेंस का जिसका इलेक्ट्रोलाइट है, वही होता है Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। या फिर अगर हम इससे 1 एम्पियर करंट पास कराएं केवल 1 सेकेंड के लिए, तो जितना मास डिपॉजिट होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। केवल 1 सेकेंड के लिए कितना करंट अप्लाई कराएं, कितना करंट फ्लो कराएं, 1 एम्पियर का। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएं 1 सेकेंड के लिए, तो जितना भी मास यहां से लिबरेट हुआ, जितना डिपॉजिट हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी बात की नहीं थी, थोड़ा सा ऐड कर लेंगे आप इसमें। तो सेकेंड लॉ की हम बात कर रहे थे यहां पर, Z इक्वल्स टू ये है, ओके। तो यहां से इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो W1 अपॉन, देखिए यहां हम M1 अपॉन Q कर लें दोनों साइड में, कोई प्रॉब्लम आपको, W2 अपॉन M2 अपॉन Q कर लें इसी इक्वेशन में। यहाँ Q से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी Q से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बात। अच्छा Q से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सेम चार्ज पास करेगा, जितना अगर Q यहाँ से एंट्री करता है तो Q यहाँ से एग्जिट करेगा, ठीक है। जितना चार्ज एंटर करता है उतना ही एग्जिट करता है, ये किसका लॉ था, किरचॉफ लॉ से, है ना। तो M1 अपॉन Q, M2 अपॉन Q लिख सकते हैं, और ये क्या है M1 अपॉन Q, दिस इज W1 अपॉन M1 अपॉन Q, मीन्स M अपॉन Q Z हो जाएगा, ठीक है। तो Z1 हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1,
केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag इक्वल्स टू M2 अपॉन Q को कह देंगे हम W2 अपॉन Z2। केमिकल इक्विवेलेंट को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो W1 अपॉन Z1 इक्वल्स टू W अपॉन Z2। एक और होता है यहाँ पर वोल्टामीटर, 3 होते सीरीज में लगे हुए हैं तीनों ही, ठीक है, यहाँ भी ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाता W3 अपॉन Z3, चौथा होता तो W4 अपॉन Z4। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि W अपॉन Z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। W क्या है, ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज W इक्विवेलेंट वेट या फिर केमिकल इक्विवेलेंट। ओके, दिस W अपॉन Z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसी कॉन्स्टेंट को फेरेडे ने नाम दिया था फेरेडे कॉन्स्टेंट, या फिर कहें हम इसको फेरेडे कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसकी अब वैल्यू की बात करेंगे हम, इसकी वैल्यू कितनी होती है और इसे डिफाइन करेंगे हम फेरेडे कांस्टेंट को। ओके, उससे पहले देख लेते हैं हम व्हाट केमिकल इक्विवेलेंट्स, केमिकल इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, इसे ध्यान रखेंगे, W अपॉन Z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज फेरेडे कांस्टेंट, और आप इसे नोट कर लेंगे, दिस इज केमिकल इक्विवेलेंट की और बात कर लेते हैं, बिकॉज कैलकुलेट करना है ना हमको कांस्टेंट की वैल्यू, फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसको लिए हमें यहाँ पर W को डिफाइन करना पड़ेगा। W इज केमिकल इक्विवेलेंट। तो पहले केमिकल इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं, फिर फेरेडे कांस्टेंट की बात कर लेंगे, कितनी होती है इसकी वैल्यू, फेरेडे कांस्टेंट को डिफाइन कर लेंगे। उसे डिफाइन करने के बाद एक रिलेशन और एस्टेब्लिश कर लेंगे फेरेडे कांस्टेंट का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ। तो आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, जा तो थोड़ा लंबा रहा है ना। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्टिंग है। अब मैथमेटिकल पार्ट आने वाला है, इंटरेस्ट भी रहेगा। ओके, उससे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या, केमिकल इक्विवेलेंट। कुछ नहीं, बस ये याद रखना है, सब्सटेंस वही रहेगा सिल्वर कॉपर जिसका वोल्टामीटर है, उसी का मास, उसी का केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, उसी के लिए क्या होगा फेरेडे कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और ये सबके लिए सेम रहता है। W अपॉन Z इसके लिए, W अपॉन Z इसके लिए, सभी के लिए कांस्टेंट रहता है, तो इसी को कांस्टेंट को बताया था फेरेडे कांस्टेंट। इसके लिए हम क्या बात कर लेते हैं थोड़ी सी, केमिकल इक्विवेलेंट या फिर कहें इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है इसका, W से इसे डिनोट करते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। उस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट कितना है अपॉन वैलेंसी। इस फॉर्मूले से हम केमिकल इक्विवेलेंट या वैलेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। सपोज जैसे हम यहाँ Ag वोल्टामीटर, सिल्वर वोल्टामीटर है, तो सिल्वर वोल्टामीटर की बात कर लेते हैं, Ag सिल्वर के लिए, ठीक है। तो देखिए सिल्वर का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट किसका, सिल्वर का, ये होता है 107.9। एक सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एटॉमिक वेट की, उसको हम चाहें तो ग्राम में यूज कर लें या हम चाहें तो किलोग्राम में यूज कर लें। अगर हम इसे ग्राम में यूज करते हैं यहां पर 107.9, तो W कितना हो जाएगा इसका, वैलेंसी क्या है 1 है, Ag पर +1 चार्ज है तो 1 इसकी वैलेंसी रहती है, तो ये हो गया 107.9। दिस इज ऑल्सो हेयर फॉर ओनली Ag, सेम वैल्यू, जो एटॉमिक वेट है वही आ गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। अभी कॉपर की बात करेंगे, उसकी 2 होगी, ये चेंज हो जाएगा। तो W कितना हो गया, केमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट हो गया 107.9। देखिए अब एक चीज और है यहाँ पर, अगर हम 107.9 को ग्राम में यूज करें तब निकालें वैल्यू, तो क्या आएगी 107.9 ग्राम। ओके, इसको कहेंगे हम उस टाइम पर जो केमिकल इक्विवेलेंट है, उस केमिकल इक्विवेलेंट को कहेंगे हम, इसका जो केमिकल इक्विवेलेंट है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag।
अगर हमने इसको किलोग्राम में लिया तो ये आएगी वैल्यू 107.9 किलोग्राम। इस केस में कहेंगे हम इसको फिर से केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इन, यहां लिख देते हैं इज इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर इन ही इजी रहने देते हैं, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाएगा उसको, इज 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट, 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है बात। अगर ग्राम में लिया है एटॉमिक वेट तो उसको कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, किलोग्राम में लिया है एटॉमिक वेट तो फिर केमिकल इक्विवेलेंट को कह देंगे हम 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, साथ में ऑफ Ag और लिख देते हैं ऑफ Ag, और 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag, दिस क्लियर है बात। कॉपर की बात कर लेते हैं, कॉपर के केस में, ठीक है। देखिए कॉपर का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 63.5/1, तो W इक्वल्स टू, सॉरी 1 नहीं आएगा यहाँ, कॉपर सल्फेट अगर होता तो वो डिसोसिएट होता है कॉपर प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में, ठीक है। कॉपर सल्फेट कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2, ठीक है, 2 वैलेंसी है, डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा 31.75, ये हो गया कॉपर के लिए, दिस इज केमिकल इक्विवेलेंट। फिर से वही बात कर लेंगे, अगर इसे हमने ग्राम में लिया है तो इसका कितना होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, क्या है ये केमिकल इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, या फिर कहें केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज, ग्राम में बात कर रहे थे तो कितना होगा 31.75 ग्राम। अगर इसे हम किलोग्राम में लेंगे, 63.5 को ग्राम में लिया तो ये ग्राम में आ जाएगा, अगर इसे हम किलोग्राम में लेंगे तो इसको कहेंगे 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, ये भी क्या है केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ, किसका है ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, कितना होगा वैल्यू, ये होगी वैल्यू 31.75 किलोग्राम। सो दिस इज अबाउट केमिकल इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि Z तो हमने बात करी ली पहले, Z की न्यूमेरिकल वैल्यू भी देख ली हमने, Ag और कॉपर के लिए पहले देखी थी, अब हमने W की बात कर ली, अब फैराडे कांस्टेंट निकाल लेते हैं सिंपल, ठीक है। W भी सीख गए और Z को भी सीख गए, अब निकाल लेते हैं फैराडे कांस्टेंट, सिंपल सी बात है, और इसे आप नोट कर ही लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्लियर है। अब निकाल लेते हैं यहां से हम फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट को डिफाइन भी कर लेंगे कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देख लेंगे किसकी, फैराडे कांस्टेंट की, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट क्या था, एफ था, है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का। फैराडे कांस्टेंट कितना था, देखिए बहुत ही सिंपल था, W/Z इक्वल्स टू F, दिस वॉज फैराडे कांस्टेंट। अगर भूल गए हो तो सिंपल सी बात है, बहुत ही जल्दी रिवाइज कर लो उसे, कैसे करोगे, W1/M1 इक्वल्स टू था W2/M2, ठीक है। Q से डिवाइड कर दिया था दोनों को क्योंकि सेम चार्ज अप्लाई होता है, ठीक है। इस M1/Q1 को क्या कहते हैं Z1, M2/Q2 को क्या कहते हैं Z2, तो W/Z इक्वल्स टू दिस वॉज फैराडे कांस्टेंट। क्यों आया था ये, बिकॉज M वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, तो M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1, ऐसे ही M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2, तो M1/M2 इक्वल्स टू W1/W2, यहाँ से आ गया था W1/M1 W2/M2, बहुत ही सिंपल। और इसके नीचे Q कर दिया, इसके नीचे Q कर दिया, इसको कहा Z1, इसको कहा Z2, तो W1 फिर से W1/Z1 इक्वल्स टू W2/Z2, ठीक है बात। तो इसी को कह दिया था हमने, W/Z को कांस्टेंट वैल्यू थी ये, इसका नाम दिया था हमने नहीं, फैराडे ने दिया था F, दिस वॉज फैराडे कांस्टेंट, सिंपल सी बात है, यही था फैराडे कांस्टेंट, है ना। और इसको क्या कर लेते हैं हम, डिफाइन कर लेते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इसे, W किसके लिए बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं
सिल्वर के लिए, ठीक है। सिल्वर के लिए फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले सिल्वर के लिए W कितना था? सिल्वर के लिए W क्या है? इक्विवेलेंट वेट फॉर सिल्वर। देखिए इसकी भी अलग अलग वैल्यूज होंगी। देखिए अगर हम बात करें किसमें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में ऑफ Ag, तो वो W कितना था Ag का, है ना, W फॉर Ag। ऐसे ध्यान रखें बस, ये कोई स्क्रिप्ट में नहीं है, वैसे ध्यान रखने के लिए है। कितना था? अभी जस्ट बात करके आए हैं सिल्वर के लिए 107.9 ग्राम, क्योंकि ग्राम में है तो सिंपल ग्राम में कर देते हैं। और Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ही तो होता है Z की बात की थी हमने, वीडियो को आप बैक में जाएंगे, वहाँ हमने वैल्यू निकाली नहीं थी, डायरेक्ट लिखी थी। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसकी -6 किलोग्राम पर कूलाम, ठीक है। इन दोनों का डिवाइड कर देते हैं, एक ये और एक ये, तो 1/2 कर दीजिए। तो 1/2 करेंगे हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा? W/Z। W कितना है? ग्राम में लिया है ना, 107.9 ग्राम, और ये 1.118 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम पर कूलाम। तो कूलाम तो ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में कर दिया हमने, ठीक है बात। और ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोग्राम को ग्राम में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 और ग्राम से हो गया, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो बात कूलाम में आएगी, है ना। तो इसका जो यूनिट होगा फैराडे कांस्टेंट का, वो चार्ज वाला यूनिट होगा, तो ये चार्ज ही होता है फैराडे कांस्टेंट। तो इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, और सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे आप इसको 1.118 से 107.9 को, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 96.5 इंटू दिस इज 10⁻3 और ये 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा, नीचे ही सॉरी -3 हो जाएगा, वो ऊपर पहुंचेगा तो 10⁻3 हो जाएगा। इस वैल्यू को नोट करेंगे तो 96500 कूलाम, ठीक है। तो W/Z किसके लिए निकाला हमने? Ag के लिए। क्लियर है बात? कितना आया? 96,500 कूलाम। और किसके लिए निकाला? ये फॉर, एक बात और है यहाँ पर, किसके लिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag, ठीक है, ध्यान रखना है। तो फैराडे कांस्टेंट F इक्वल्स टू कितना आया वैल्यू? दिस वैल्यू, दिस इज द चार्ज, ओके। कैसे डिफाइन करेंगे इसे अभी बात करेंगे। किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए और निकाल लेते हैं, और इंटरेस्टिंग बनेगा ये अभी। कैसे बनेगा इंटरेस्टिंग? देखिए W को अगर हम किस में लें, ये जो W है ना, W/Z करना है भाई, बहुत ही सिंपल है। किसके लिए लिया? 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए अगर हम लें, ठीक है, 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट में लें W को। अभी तो 107.9 ग्राम लिया था, अभी बस किलोग्राम में ले लेते हैं। देखिए F इक्वल्स टू W/Z, तो W को किलोग्राम में ले लो, 107.9 किलोग्राम, और Z तो किलोग्राम में होता ही है, वो डायरेक्ट वैल्यू थी, कन्वर्ट मत करो बस उसे। 1.118 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम पर कूलाम, और कूलाम यहाँ आ गया, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा निकल के 96.5 इंटू 10 पूरा 6 ऊपर पहुँच जाएगा, और ये आएगा निकल के 96.5 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 पॉइंट से 0 कम हो जाएगी, तो F इक्वल्स टू इतने कूलाम। देखा किसके लिए? 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए, 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू ये है, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू ये है। सिंपल सी बात है भाई। देखिए जितना ज़्यादा चार्ज पास कराएंगे तो उतना ज़्यादा ही लिबरेट या डिपॉजिट होगा, 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, क्योंकि किलोग्राम में तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। कम चार्ज पास कराएंगे तो ग्राम में डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू ये है, हमने Ag के लिए निकाला। आप इसे कॉपर के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉपर के लिए कैसे निकालेंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। चलिए इसे हटा ही देते हैं यहाँ से, है ना। फैराडे कांस्टेंट तो आपकी समझ में आ गया, दोनों ही वैल्यूज समझ में आ गई, इन दोनों को नोट भी कर लेंगे अभी। कॉपर के लिए और निकालेंगे आप, मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ी सी। कॉपर के लिए फैराडे कांस्टेंट W कितना था कॉपर के लिए? कॉपर के लिए W मीन्स केमिकल इक्विवेलेंट,
देखिए उसकी जो वैल्यू थी वो थी 31.75 ग्राम इक्विवेलेंट में ले तो ग्राम ले लिया। चलिए ग्राम इक्विवेलेंट में बात कर रहे हैं भाई, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है। 31.75 अपॉन जेड कितना जेड इसके लिए होता है 0.329 इंटू 10 टू पावर -6 किलोग्राम पर कूलाम। और पर कूलाम कहाँ पहुँच जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। और ग्राम की जगह इसे कन्वर्ट कर लो 3 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में, ठीक है बात। इसे आप सॉल्व करेंगे फिर से आएगा, ये डिवाइड कर लो इन दोनों की, आप खुद कर लेना। 96.5 और ये 10 टू पावर -3 वो ऊपर पहुंच के 3 हो गया, और बात कूलाम में ही आएगी। और ये आएगा निकल के 96500 कूलाम। कितने के लिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, ध्यान रखना है। दिस इज फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। दिस इज फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है बात। दिस इज किलोग्राम इक्विवेलेंट में निकालेंगे, फिर से निकाल के देख लो, किलोग्राम में लगा लो। 31.75 किलोग्राम अपॉन 0.329 इंटू 10 टू पावर -6 किलोग्राम पर कूलाम। कूलाम ऊपर पहुंच गया, ग्राम किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। फिर से डिवाइड करेंगे 96.5 इंटू 10 टू पावर पूरा 6 ऊपर पहुंचेगा, तो W कितना आया निकल के भाई 9650000। 50 आएंगे क्योंकि एक 0 हट जाएगा। सॉरी दिस इज नॉट W, दिस इज F, फैराडे कांस्टेंट। W अपॉन Z ही तो निकाला था भाई, W ये है और Z नीचे है। W अपॉन Z वैल्यूज रखी हैं, बस सिंपल सी बात है। F ये हो गया, ये कितने के लिए हुआ भाई, 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए। क्लियर है बात। दिस इज फॉर 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट, क्लियर। 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट की फिर से वही वैल्यू आई। अब हम अगर डिफाइन करना चाहें किसको, फैराडे कांस्टेंट को, तो डिफाइन कर लेते हैं और इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। वैल्यूज तो हमें लर्न हो ही गई, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। F इक्वल्स टू कितना आया था अभी, 96500 कूलाम, ठीक है। ये चार्ज होता है, फैराडे कांस्टेंट कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, चार्ज है। ये किसके लिए निकाला था हमने, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। कॉपर के लिए भी था, सिल्वर के लिए भी था। और F इक्वल्स टू 9650000, ठीक है, 50 कूलाम चार्ज होता है। इतना ही चार्ज है किसके लिए, फॉर 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है बात। तो इसका देखिए सिंपल सा मीन ये है, अगर हम इतना चार्ज 96,500 कूलाम चार्ज अगर हम पास कराएं इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डेपोजिट होगा या लिबरेट होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसी सब्सटेंस का, तो यहां Ag का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है, 107.9 ग्राम। तो यहां अगर हम 96,500 कूलाम चार्ज पास कराएं इस इलेक्ट्रोलाइसिस से AgNO3 जो सिल्वर वोल्टामीटर का है, तो यहां पर सिल्वर लिबरेट होगा। कितना लिबरेट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू थी 107.9 ग्राम। तो दिस इज फैराडे कांस्टेंट। इफ इतना चार्ज फ्लो कराएं, दिस इज व्हाट, 96,500,000 कूलाम, ठीक है। 96,500,000 कूलाम अगर हम चार्ज फ्लो कराएं सिल्वर वोल्टामीटर से, तो 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस यहां लिबरेट होगा, यहां डेपोजिट होगा, ठीक है बात। किसके केस में, सिल्वर के केस में 10, उसका जितना भी क्या है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट उसी पर डिपेंड करेगा। तो ये 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए ये होगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला मिलेगा आपको सब जगह बुक्स में। इसी के लिए डेफिनेशन मिलेगी आपको। डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं हम इसकी, फैराडे कांस्टेंट इज द चार्ज, चार्ज ही है क्योंकि चार्ज में इसकी यूनिट है, इज द चार्ज दैट लिबरेटेड और डेपोजिटेड। कितना, लिबरेटेड और डेपोजिटेड
कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ is the charge that liberate or deposited 1 gram equivalent of any substance in electrolysis. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस में ही होता है ये सब कुछ, इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, वही चार्ज है ये। अगर उसका पर्टिकुलर जो भी वोल्टामीटर है उसमें कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, सभी के लिए है ये। दिस इज डेफिनेशन फॉर फेराडे कांस्टेंट। तो फेराडे कांस्टेंट कितना चार्ज होता है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस लिबरेट करे या डिपॉजिट करे। कॉपर के लिए लोगे तो कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए लोगे तो सिल्वर के लिए, सभी के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये कंबाइंड, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन। आप इसको यहाँ 1 किलोग्राम भी कर सकते हैं, 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए भी लिख सकते हैं कि फेराडे कांस्टेंट इज द चार्ज दैट लिबरेटेड और डिपॉजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उस टाइम पर जितना चार्ज जरूरत होगा वो फेराडे कांस्टेंट होगा। अगर 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए जितना चार्ज होगा वो फेराडे कांस्टेंट होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए, लिबरेट करने के लिए जितना चार्ज होगा वो फेराडे कांस्टेंट होगा। सिंपल सी बात है। और कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मीन्स क्या है, सिंपल सी बात है ये। इट मीन्स इफ 96500 कूलम चार्ज is passed in electrolysis, then 1 gram equivalent of any substance will liberated, सब्सटेंस ऐसे लिख देते हैं, सब्सटेंस लिबरेटेड और डेपोजिटेड वेयर एट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इफ 96500 चार्ज इज कूलम चार्ज इज पास इन इलेक्ट्रोलाइसिस, देन 1 ग्राम equivalent of any substance will substance liberated or deposited at electrodes। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, if और if 96500 5 times 0, ठीक है, 96,500,000 कूलम चार्ज। एक तो ये बना दिया डेफिनेशन, ओके। दिस एक डेफिनेशन आप ये बना सकते हैं 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए, इस चार्ज इज पास्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस, देन 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस लिबरेटेड, वही रहेगा बस, कुछ नहीं है चेंज, किलोग्राम ग्राम की जगह किलोग्राम कर दिया है, डेपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स। तो इतनी सारी डेफिनेशंस आप बना सकते हैं फेराडे कांस्टेंट की, ठीक है। तो फेराडे कांस्टेंट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सिंपल सी बात है ये। इतना था 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए और इतना था 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। तो दिस इज फेराडे कांस्टेंट। अब एक रिलेशन और देख लेते हैं फेराडे कांस्टेंट को किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ क्या रिलेशन रहेगा इसका। इसे यहां से रिमूव कर लेते हैं और रिलेशन देखते हैं फेराडे कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्योंकि ये चार्ज ही तो होता है फेराडे कांस्टेंट, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके साथ रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो फेराडे कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि E होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
19 फैराडे कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रिलेशन। ओके, ये और देख लेते हैं। ओके, तो देखिए एक सिंपल सी बात आप यहां पर, चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डेपोजिटेड 1 ग्राम सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम सब्सटेंस हमें लिबरेट करना है, डेपोजिट करना है, तो कितना चार्ज हमें जरूरत पड़ती है, वो फैराडे कांस्टेंट होता है। तो वही लिख लेते हैं यहां पे, टू रिक्वायर, होता क्या है फैराडे कांस्टेंट, उसी को लिख रहे हैं, टू रिक्वायर 1 ग्राम इक्विवेलेंट टू लिबरेट, चार्ज रिक्वायर्ड, इस तरीके से लिखते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डेपोजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, एनोड को यहां लिख देते हैं भाई। ओके, कितना चार्ज जरूरत होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस हमको लिबरेट करना है या डिपॉजिट करना है, वो फैराडे कांस्टेंट होता है। तो चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डिपॉजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट चार्ज यहां पे लिबरेट करना है या डिपॉजिट करना है, कितनी जरूरत होती है उसकी, वो होता है फैराडे कांस्टेंट F, या फिर कहें हमें कितना चार्ज जरूरत पड़ता है, 96,500 कूलाम चार्ज की हमें जरूरत होती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। 1 किलोग्राम कहते थे इसी को, अगर कहते 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितनी जरूरत होगी, तो 965 उसके सामने 50 96,500,000 कूलाम, उतना चार्ज जरूरत पड़ता अगर 1 किलोग्राम में बात करते हैं, लेकिन ग्राम में बात कर रहे हैं बस एक ही में। ठीक है, दिस इज नाउ। अब देखिए एक चीज यहां पर कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है ये हम क्या इसको यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, अगर हमने एक ऐसा सब्सटेंस लिया, एक जनरल फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके लिए, एक ऐसे सब्सटेंस के लिए। देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये टर्म है क्या, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसकी यूनिट है, ये यूनिट है W की, है ना। W क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट। तो हम इसकी जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या यूज करें, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, अब हम एक ऐसा सब्सटेंस ले रहे हैं कि जिसका एटॉमिक वेट है 1 ग्राम। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस हमने लिया जिसका एटॉमिक वेट कितना है, 1 ग्राम, और वैलेंसी हमको उसकी पता है नहीं, V हमने कंसीडर कर लिया। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को क्या हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 ग्राम अपॉन V, 1 ग्राम अपॉन V। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम यूज कर सकते हैं, V क्या है, वैलेंसी ऑफ दैट सब्सटेंस। सो हियर we used a substance having 1 gram atomic weight 1 है ना, ग्राम में ले रहे हैं तो फिर 1 ग्राम, किलोग्राम में लेते तो 1 किलोग्राम, having atomic weight 1, atomic weight 1, यूनिट उसका एटॉमिक वेट है, हमने ग्राम में लिया है तो उसको 1 ग्राम कर दिया, किलोग्राम में लेते तो यहां 1 किलोग्राम कर देते, सिंपल सी बात है। वी यूज द सब्सटेंस हैविंग एटॉमिक वेट 1 एंड वैलेंसी V, क्योंकि हमको चार्ज के साथ ही तो वैलेंसी चलती है, तो चार्ज के साथ ही रिलेशन करना है किसका, फैराडे कांस्टेंट का, इसीलिए हमने V को क्या लिया है, एक वैल्यू ले लिया है, जनरलाइज वैल्यू ले ली है सिंपल, जिसको अननोन वैल्यू हमने कह के चलेंगे। V एक अननोन वैल्यू है, इसकी कोई भी नोन वैल्यू नहीं है, इसीलिए एटॉमिक वेट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक ऐसे सब्सटेंस से रिप्लेस कर दिया जिसका एटॉमिक वेट क्या है, यूनिट है। ठीक है,
तो यहां फिर से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब इस टर्म को, पूरी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेटेड और डेपोजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखना है हमें, 1 ग्राम अपॉन V ऑफ एनी सब्सटेंस। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, दिस इज व्हाट, F ही है, F के इक्वल ही चल रहे हैं हम, जो कि इतना है, ध्यान रखेंगे इसे, इक्वल्स टू F कर देता हूं मैं यहां पर, यहीं लिख देते हैं इसे, ठीक है, जो चल रहा है ये दिस ओके। वही लाइन है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह 1 ग्राम अपॉन V हमने यूज कर लिया। अब देखिए हम यहां से V को हटा दें और मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, कोई प्रॉब्लम, ये इसे यहां से अब हटा लेते हैं, थोड़ा नहीं हटाना तो नहीं है भाई, जरूरत पड़ेगी इसकी अभी, ये था AgNO3, ठीक है, जो मिल जाता है इसको, तो थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, F मल्टीप्लाई V, ठीक है बात, यहाँ V था अभी, है ना, ये था, ये सिचुएशन थी, इस V को हमने हटाया यहाँ से सिंपल और मल्टीप्लाई में ले आए इस F के साथ, क्लियर है बात। अब देखिए ये जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है, ये आप जानते हैं इससे अच्छी तरह, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, 1 ग्राम 1 मोल का वेट होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को ले लो उसका 1 मोल, कोई भी एलिमेंट्री एंटिटी जैसे मॉलिक्यूल, एटम्स या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट्री एंटिटी है उसका आप 1 मोल लेंगे तो वो 1 ग्राम होगा, ठीक है। किस तरीके से होगा, इसकी वैल्यू देखो ये होती है 1 मोल की 6.02 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ये आपने पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री, ठीक है, 11th में भी पढ़ा था फिजिक्स में, चैप्टर 1 में मोल कॉन्सेप्ट आया था वहाँ पे, है ना। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसका वो बता देता हूँ, बेस कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एवोगैड्रो नंबर का। देखिए मास ऑफ, देखिए 1.66 इंटू और समथिंग में चलता है आगे, मैं आपको केवल थोड़ी सी अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इज मास ऑफ व्हाट, 1 प्रोटॉन। ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, इतने ग्राम मास होता है 1 प्रोटॉन का। चलिए अगर हम 1 ग्राम मास कितने प्रोटॉन का होगा, फिर 1 ग्राम इज मास ऑफ 1 अपॉन दिस वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24 इतने प्रोटॉन का होगा। क्लियर सी बात है ना। अगर इतने ग्राम मास एक प्रोटॉन का है तो 1 ग्राम मास कितने प्रोटॉन का होगा, 1 अपॉन दिस वैल्यू। क्लियर है बात। तो हम कह सकते हैं यहां से 1 ग्राम इज मास ऑफ, आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये निकल के यही आएगा एवोगैड्रो नंबर 10⁻23 प्रोटॉन। तो वही मैंने बताया था आपको, कोई भी एलिमेंट्री एंटिटी, तो 1 ग्राम इज द मास ऑफ दिस मच प्रोटॉन, 6.02 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन का मास होता है। तो 1 ग्राम को हम 1 मोल कहते हैं, इसी को हम 1 मोल कहते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है बात। तो कोई भी एलिमेंट्री एंटिटीज आप ले सकते हैं, है ना। अगर एटम लेंगे तो एटम, जैसे आप कहें कि 1 ग्राम एटम अगर आप लें तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लें तो एलिमेंट्री एंटिटीज के लिए ओनली ध्यान रखना, एलिमेंट्री एंटिटीज जो भी सिंपल पार्टिकल होते हैं, बेसिक पार्टिकल्स, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, दिस 1 ग्राम एटम लेंगे तो इतने एटम हो जाएंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेंगे तो इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 1 ग्राम प्रोटॉन लिए तो इतने प्रोटॉन होंगे, 1 ग्राम न्यूट्रॉन लिए तो इतने न्यूट्रॉन, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन लिए तो इतने इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू इज 1 मोल। इट इज क्लियर? ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा बेस मैंने आपको रिवाइज कर दिया है ना। तो बस यहीं से काम हो जाएगा हमारा। ये थोड़ा सा हट गया, लिख देते हैं 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है बात? तो देखो फिर से इस लाइन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेटेड और डेपोजिटेड अब 1 ग्राम की जगह हम यूज कर लेते हैं दिस एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, 1 ग्राम इक्वल्स टू दिस एवोगैड्रो नंबर। और इतने क्या हो जाएंगे, हम एटम में बात कर रहे हैं यहां पर। अगर एटम लें, अगर हम कितने 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, 1 ग्राम इक्वल्स टू दिस मच एटम। अगर हम एटम में बात करें तो दिस इज एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक है बात? तो चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेटेड और डेपोजिटेड 1 ग्राम की जगह हमने क्या यूज कर लिया, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, वो कितना है, दिस इज F इंटू वी। F इंटू वी वही चीज चल रही है। 1 ग्राम की जगह बस इतना हमने रिप्लेस कर दिया है। अब एक चीज देखिए, इसको मैं हटा के यहां पे केवल Na लिख देता हूं, एवोगैड्रो नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसे हटा के हम सामने ले जा सकते हैं यहां, फिर हो जाएगा वो 1 एटम के लिए Na। क्लियर है? नहीं है क्लियर? फिर से देखिए, यहां क्या था, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम इसके लिए था। अगर हम 1 एटम के लिए निकालें तो ये पूरा का पूरा यहां आ जाएगा नीचे। ये लो, किसके लिए, 1 एटम के लिए। चार्ज रिक्वायर्ड, भाई चार्ज रिक्वायर्ड चाहिए हमें, एक एटम यहां से लिबरेट करना है। देखिए, एनोड से एक एटम निकालना है, यानी कि एक सिल्वर का एटम निकालना है, क्योंकि Ag ही तो लिबरेट होगा यहां से। तो एक Ag एटम लिबरेट करने के लिए हमें कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, वो ये चार्ज होगा। इसे यहां से हटा के 1 कर देते हैं। अब तो क्लियर है ना, 1 एटम को लिबरेट करने के लिए Ag के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी। F क्या है, कैसे निकालेंगे इसे हम, 96500 कूलम, अभी बात करके आए हैं। F ये होता है इनटू वैलेंसी, क्योंकि एक Ag एटम हमें यहां से लिबरेट करना है, यहां एक Ag एटम यहां पर या फिर डेपोजिट करना है। तो Ag की वैलेंसी कितनी है, 1 है। एवोगैड्रो नंबर ये हो गया। तो इतना चार्ज हमें चाहिएगा एक Ag एटम यहां से लिबरेट करने के लिए। क्लियर सी बात है? ओके, चलो इस तरह से न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम कर क्या रहे हैं, हम तो रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अभी तो रिलेशन की बात कर रहे थे। इसे हटा के मैं यहां से लिख सकता हूं सिंपल एवोगैड्रो नंबर लिख देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डेपोजिटेड 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, इतना चार्ज हमें जरूरत पड़ेगा। क्लियर है बात? एक तो ये हो गया तरीका, चार्ज को एक एटम लिबरेट करने के लिए इतना चार्ज चाहिए हमें। और दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका, देखिए एक क्या, यहां देखिए हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो एक Ag एटम NO3 को मिल गया और वो NO3 के साथ मिलके AgNO3 उसने बनाया। केवल एक इलेक्ट्रॉन दिया हमने, है ना, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने क्या लिबरेट किया, लिबरेटेड 1 Ag एटम। ठीक है बात, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो एक Ag एटम उसने लिबरेट कर दिया। क्लियर है बात? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। चलिए, अगर हम कॉपर की बात करते, कॉपर के केस में क्या होगा, देखिए कॉपर के पास होती है प्लस प्लस वैलेंसी। ठीक है, तो प्लस प्लस ये तो इधर मूव करेगा, और जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा इनटू SO4 माइनस माइनस में। तो SO4 माइनस माइनस इस इलेक्ट्रोड को मिलेगा, एनोड को मिलेगा SO4 माइनस माइनस। बात करते हैं, अगर यहाँ SO4 माइनस माइनस
और कॉपर, इसकी जगह क्या होता, कॉपर प्लस प्लस। अगर ये कॉपर सल्फेट वाला होता, क्या वोल्टामीटर, कॉपर वोल्टामीटर अगर ये होता, तो SO4 माइनस माइनस यहां आता, एनोड अट्रैक्ट करता उसको, तो कितना चार्ज देते हम उसको, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज ही तो देते। सल्फेट आयन जब यहां अपना चार्ज गिव अप करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, सल्फेट सब्सटेंस में, ठीक है। तो यहां से कॉपर निकालेगा जो कि कॉपर सल्फेट फिर से बनाएगा और जो कंसेंट्रेशन को अनचेंज रहने देगा। तो SO4 माइनस माइनस कितना चार्ज देगा, -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज देगा इसे, और ये हमको क्या देगा वापस, फिर एक कॉपर एटम, ठीक है, जो कि कॉपर सल्फेट के साथ फिर से रिएक्ट करेगा, ठीक है बात। तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो लिबरेट करने के लिए, तो क्या लिबरेटेड होगा, 1 कॉपर एटम। कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, ठीक है बात। अब अगर हम कोई अननोन सब्सटेंस की बात करें तो हम अगर V जिसकी वैलेंसी है, ये पार्ट क्या है, यही तो वैलेंसी है, यही तो वैलेंसी है, Ag की वैलेंसी 1, कॉपर की वैलेंसी 2, तो क्या अगर हम एक ऐसा सब्सटेंस लें, एक अननोन वैल्यू लें, V वैलेंसी है जिसकी, तो हम अगर V इंटू E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, इसको माइनस को हटा दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E ही कहते हैं उसको, वहां हमने बात की थी। V इंटू E अगर हम चार्ज दें, ये क्या है, सब चार्ज हैं, ठीक है। हम किन की बात कर रहे हैं, चार्जेस की। तो क्या लिबरेट होगा, एनी सब्सटेंस, एनी एटम, या ये लिखें 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, यही तो होगा। कितना चार्ज दिया, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया, लिबरेट हो गया 1 Ag का एटम। 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया, लिबरेट हो गया 1 कॉपर एटम, या डिपॉजिट हो गया उधर दूसरे वाले पे, कैथोड पर। V वैलेंसी, ये सब वैलेंसी हैं, V वैलेंसी इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया, लिबरेट हो गया 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर है ना बात। तो देखिए हमने अभी क्या निकाला था, चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, कितना निकाला, ये वैल्यू निकाली। फिर अब हमने कौन सी वैल्यू निकाली, दिस वैल्यू, ठीक है। लिख देते हैं ऐसे यहां पर, यहां से आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं इस चीज को, चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डेपोजिटेड 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑल्सो, कितना है, दिस V इंटू ई इक्वल्स टू V इंटू ई, कितना है, दिस वैल्यू। तो 2 इक्वेशन हमको मिल गई, एक इक्वेशन ये मिली है, एक इक्वेशन पहले मिल गई थी, ठीक है। चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, इतनी वैल्यू हमें चाहिए, और एक इस तरीके से भी हमने निकाला, तो दोनों ही सेम चीज है, इक्वल कर देते हैं। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, तो हम लिख सकते हैं यहां पर F इंटू V अपॉन Na, Na is Avogadro number equals to what, V into E is electronic charge, V से V कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर फेराडे कांस्टेंट F इक्वल्स टू हो जाएगा Na Avogadro number into electronic charge. So this is the relation between Faraday constant and electronic charge. क्लियर है बात, आप इसे नोट कर लेंगे, और थोड़ा सा एनालिसिस और दिखा देता हूं मैं आपको यहां पर, कुछ इसे नोट कर ही लेंगे आप, ओके। थोड़ा सा एनालिसिस ये है, देखिए फेराडे कांस्टेंट Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, क्या होती है वैल्यू इसकी, सॉरी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं, वैल्यू निकल के आएगी 96500 कूलम, कुछ कम आएगी इससे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू रहने वाली है। तो फैराडे कांस्टेंट फिर से कितना आएगा, यही वैल्यू रहेगी फैराडे कांस्टेंट की। क्लियर है ना बात। तो हम कह सकते हैं क्या, फैराडे कांस्टेंट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो फैराडे कांस्टेंट
Faraday constant is the charge of 1 mole इलेक्ट्रॉन्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। फैराडे कांस्टेंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखिए, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? एवोगाड्रो नंबर वाले 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। यही तो बात है। तो इसमें कौन सी नई बात कर ली हमने? यहाँ पे नई बात यह है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्या लिखेंगे इसको? 96500 कूलाम। अप्रोक्सीमेटली आएगी, थोड़ी सी कम दिखेगी आपको, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लेके चलेंगे इसे। सो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? 1 मोल। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज दिस। ठीक है, वही हमने लिखा है, फैराडे कांस्टेंट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और ये चार्ज क्या है? फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट का यूनिट क्या है? कूलाम है फैराडे कांस्टेंट की यूनिट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फैराडे कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस इज द रिलेशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, हाँ, सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे हम, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, किस तरीके से सेल चार्ज होते हैं, किस तरीके से डिस्चार्ज होते हैं। तो प्राइमरी सेल वो होते हैं जो केवल डिस्चार्ज ही होते हैं, और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो केवल वो चार्ज भी होते हैं और वो डिस्चार्ज भी होते हैं। तो इनकी हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन गैसेज और एयर। आगे फिर EMF देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।